साथियों नमस्कार। आज पढ़ेंगे मूल अधिकार का लास्ट वीडियो होगा ये अनुच्छेद 33, 34 और 35। हमने पॉलिटी को स्टार्ट किया था महान्यायवादी से, फिर प्रस्तावना के बारे में पढ़ा, पीटी फैक्ट बहुत सारा है उसमें, और फिर अधिकार के बारे में जाना, अधिकार क्या है, अधिकार क्यों जरूरी है। फिर मूल अधिकार से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं 12 से हमने स्टार्ट किया था, राज्य क्या है। फिर 13 में जो जुडिशियल रिव्यू वगैरह होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई भी लॉ यदि पार्लियामेंट नहीं बना पाती है तो उसको नल एंड वॉइड ठहराया जा सकता है, शून्य घोषित किया जा सकता है। फिर उसी तरह फिर मूल अधिकार के बारे में पढ़े थे और आज ये लास्ट वीडियो होगा। यकीन मानिए आप देखिए शुरू से पॉलिटी का प्लेलिस्ट, और हमने स्टूडेंट्स के जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, डाउट रहता है, उसको ध्यान में रखते हुए रिसर्च आदि करके बनाया है ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ओके, तो आज पढ़ेंगे अनुच्छेद 33, 34 और 35 के बारे में। अनुच्छेद 33 और 34 और 35 है तो मूल अधिकार, लेकिन विडंबना है कि ये मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है। सिटीजन को प्राप्त है क्या 33, 34, 35? नहीं, ये पार्लियामेंट संसद को कुछ अधिकार देती है, कुछ शक्तियाँ देती है, और जितने इसके अलावा जितने भी आर्टिकल हमने पढ़ा वो नागरिकों को दिए गए हैं, कुछ विदेशी और नागरिक दोनों को दिए गए हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है कि कौन से आर्टिकल या अनुच्छेद केवल नागरिकों के संबंधित मूल अधिकार हैं। तो हम बता दें, आपको ये कमेंट करके बताना है, ठीक है, कि कौन से आर्टिकल जो अनुच्छेद है मूल अधिकार से संबंधित, फंडामेंटल राइट से संबंधित, वो केवल सिटीजन को ग्रांट किया गया है। आर्टिकल 33 अनुच्छेद 33 में लिखा गया है कि कोई भी केवल संसद यानी कि ओनली पार्लियामेंट के पास ये अधिकार होगा, राज्य विधानसभा के पास भी नहीं, स्टेट लेजिस्लेटिव के पास भी नहीं, केवल संसद के पास ये अधिकार राइट होगा कि वह सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया एजेंसी आदि के मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। तो आर्टिकल अनुच्छेद में 33 किसको पावर दिया है? पार्लियामेंट को। क्या पावर दिया है भाई? पार्लियामेंट संसद सशस्त्र बल जो आर्म्ड फोर्स होते हैं, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल या खुफिया एजेंसी के मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। युक्तियुक्त प्रतिबंध मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। जैसे कि यदि पुलिस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाए, तो जैसे खुफिया एजेंसी है, ठीक है, खुफिया एजेंसी को धरना प्रदर्शन, जीवन के अधिकार दिया जाए आर्म्ड फोर्सेस को, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि उनके जीवन में क्या रहता है, हमेशा संकट बना रहता है, कभी भी उनका लाइफ लॉस हो सकता है। अपने जीवन के दांव पर वो देश की रक्षा करते हैं, तो जीवन का अधिकार उन पर ये रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। उनके सभा या संघ बनाने पर रोक है। प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है उनके पास। यदि प्रेस की स्वतंत्रता खुफिया एजेंसी को दे दिया जाए तो जो देश की सीक्रेट बात है वो किसी के साथ शेयर कर देंगे, तो ये देश की सिक्योरिटी पर प्रश्न चिन्ह होगा ना, इसीलिए उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जाता है। तो ये बेसिकली कहना है कि आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को ये अधिकार पावर देता है कि वो अर्धसैनिक बल, सैनिक जितने भी हैं, सशस्त्र बल, पुलिस बल, खुफिया एजेंसी पर के मूल अधिकार को कम कर सकती है, कटौती कर सकती है युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाकर। क्यों लगाया जाता है प्रतिबंध? क्योंकि अनुशासन को मेंटेन रखना, डिसिप्लिन उनका कुछ अलग ही, मतलब जैसे एक आर्मी है तो उनके जीवन के अधिकार को तो राज्य गारंटी नहीं ले सकता है ना, कभी भी उनका लाइफ लॉस हो सकता है। तो उनसे बड़ा है कोई रक्षक देश का नहीं, जो अपनी लाइफ पर कुछ चंद पैसों के लिए लाइफ को कुर्बान करते हैं, तो उनके लिए तो सम्मान हर के लिए होना चाहिए, हर की दृष्टि में। लेकिन बहुत सारे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, उनको भी है दृष्टि से देखते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो अनुशासन मेंटेन रखने के लिए और कार्य पद्धति सुनियोजित ढंग से करने के लिए उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जाता है। और एक बात, ऐसा पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाती जो सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल के मूल अधिकार को कटौती करता है, उस पर प्रतिबंध लगाता है, तो किसी आर्म फोर्स के द्वारा इसको कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता कि हमारे मूल अधिकार का हनन होता है, क्योंकि संविधान में लिखा है आर्टिकल 33 में कि पार्लियामेंट सशस्त्र बल में जितने भी काम करते हैं लोग, चाहे वो आर्मी ही क्यों ना हो, चाहे उस पर काम करने वाले बावर्ची ही क्यों ना हो, दर्जी ही क्यों ना हो, कोई भी सदस्य जो इससे संबंधित काम करते हैं उनके मूल अधिकार में कटौती की जा सकती है। और उनके मूल अधिकार की कटौती करने पर वो सुप्रीम कोर्ट वगैरह भी, कोर्ट में भी उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो ये ध्यान में रखना है, बस यही था इसमें। कुछ
अधिनियम है, जैसे सैन्य अधिनियम 1950 में आया, नौसेना अधिनियम 1950 में आया, पुलिस बल अधिकारों पर निषेध अधिनियम 1996 आया, बीएसएफ एक्ट 1968 है। तो बीएसएफ एक्ट बहुत बार पूछा गया तो इसको ध्यान में रखना है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968। और ये जो आर्टिकल 33 है वो सैन्य बल से संबंधित सभी पर लागू होता है, बढ़ई, मोची, बावर्ची, नाई, मैकेनिक, दर्जी, चौकीदार वगैरह वगैरह। अगला है अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ से संबंधित है कि मार्शल लॉ लगाया जाता है किसी क्षेत्र में तो वहाँ पर भी मूल अधिकार को छीना जा सकता है। तो मार्शल लॉ क्या है पहले ये जानते हैं। मार्शल लॉ की उत्पत्ति की बात करें, इस शब्द की उत्पत्ति, मार्शल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? एक लैटिन वर्ड है जो लिया गया है मार्शल से, और मार्शल किससे लिया गया? मार्स से। माना जाता है कि ग्रीक में युद्ध के देवता को, जैसे भारत में युद्ध के देवता को इंद्र कहा जाता है, उसी तरह वहाँ पर युद्ध के देवता को मार्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था बंधुओं? मार्स। तो मार्स से निकला है मार्शल। तो ये है इसका वर्ड का जेनरिक। ठीक है। और एक ज़रूरी सूचना, यदि आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं और सुनना भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अल्टीमेट सर्च कीजिए, अल्टीमेट एस्पायरेंट, या तो हम कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर देंगे, आप वहां से जुड़ सकते हैं। यकीन मानिए ये आपके डेली करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो मार्शल लॉ के शब्द में समझ में आ गया। मार्शल लॉ को कभी कभी जीरो लॉ भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें होता क्या है, जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ अप्लाई किया जाता है, लगाया जाता है, वहाँ पर लोगों के जो सामान्य अधिनियम, कानून, अधिकार वगैरह होते हैं उसको वो ख़त्म हो जाता है, वो निरस्त हो जाता है, निलंबित हो जाता है। इसे अस्थायी आपातकाल की भी संज्ञा दी जाती है, टेम्पोररी इमरजेंसी। क्या है मार्शल लॉ? जैसे किसी क्षेत्र में हिंसा हो रहा है, गृह युद्ध की समस्या बनी है ना, लॉ ऑर्डर वहाँ पर मेंटेन नहीं है, लॉ ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ रही है, तो वहाँ पर लॉ ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए, देश की शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए वहाँ पर आर्मी को डिप्लॉय किया जाता है। किसको किया जाता है? आर्मी, सेना को, सेना बल को वहाँ पर डिप्लॉय किया जाता है, तैनात किया जाता है। और सेना ही अपने नियम के अनुसार, इसमें कोई संविधान वगैरह का पालन नहीं होता, वहाँ पर मूल अधिकार का भी हनन किया जा सकता है और किसी को मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है मार्शल लॉ के तहत, और उसको कोर्ट वगैरह में चुनौती भी नहीं दी जा सकती। ओके। तो किसी क्षेत्र में यदि लॉ ऑर्डर मेंटेन नहीं है, अशांति की स्थिति है, युद्ध की समस्या बनी हुई है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर किसी भी कारण से वहाँ पर डिस्टर्ब होता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए वहाँ पर आर्मी को डिप्लॉय किया जाता है कुछ समय के लिए, और वहाँ के आर्मी ही वहाँ का प्रशासक बनते हैं, सरकार वगैरह वहाँ पर नहीं काम करती है। तो उसी को बोलते हैं मार्शल लॉ। अशांति, युद्ध, आपदा के समय। अभी न्यूज़ में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं यून सुक एओल, उन्होंने अपने देश में मार्शल लॉ की घोषणा की, जिसके कारण उन पर महाभियोग, इम्पीचमेंट चलाया गया, और ये न्यूज़ हम डेली करंट अफेयर्स में कवर किए थे। तो यही है अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ से संबंधित है। क्या है अनुच्छेद 34 में लिखा? अनुच्छेद 34 में साफ साफ लिखा है कि जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया जाता है तो संसद को यह अधिकार है, 33, 34, 35 आर्टिकल सिटीजन को नहीं है, ये किसको पावर देती है? संसद को। तो जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया जाता है तो संसद, पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि वहाँ फंडामेंटल राइट पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, उसको कटौती किया, कम किया जा सकता है। किसको? मूल अधिकार को। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में कहा कि चाहे वो इमरजेंसी का टाइम हो, चाहे वो मार्शल लॉ का टाइम। आपको एक और पीटी फैक्ट है कि इमरजेंसी के समय आर्टिकल 20 और 21 कभी निरस्त नहीं होता। इमरजेंसी के समय में भी अनुच्छेद 20 और 21 क्या है? जीवन का अधिकार है, ये कभी भी निलंबित नहीं होता। पीटी फैक्ट है ये। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपातकाल या मार्शल लॉ के समय में भी एक रीट है जो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है, हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने रीट के बारे में विस्तृत से जाना था, 5 प्रकार के रीट क्या है, रीट के क्षेत्राधिकार किसके पास ज़्यादा है, इसके बारे में भी जाना था। तो हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण निलंबित नहीं हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने हालिया डिसीजन में कहा। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, इसके बारे में हम आर्टिकल 32 के वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, मार्शल लॉ को टेम्पोररी इमरजेंसी भी कहा जाता है। मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल में क्या अंतर है? मार्शल लॉ जब किसी क्षेत्र में लगाया जाता है तो वहाँ पर फंडामेंटल राइट की कटौती होती है, कम की जा सकती है, छीनी जा सकती है।
लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के समय केवल फंडामेंटल राइट नहीं होता है, केवल फंडामेंटल राइट की कटौती नहीं होती है, सेंटर स्टेट रिलेशन भी वहाँ पर बाधित होता है, सब चीज़ बोल सकते हैं बाधित हो जाता है, दूभर होता है, ट्रांसपोर्ट से लेकर कम्युनिकेशन वगैरह वगैरह। मार्शल लॉ किसी विशेष क्षेत्र में लगाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है नेशनल इमरजेंसी पूरे भारत में लगाया जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक भारत में कितनी बार लगाया गया है, और ये पूरे भारत में भी लगाया जा सकता है और कुछ विशेष क्षेत्र में भी, जबकि मार्शल लॉ पूरे भारत में नहीं लगाया जा सकता, केवल कुछ स्पेशल एरिया में भी लगाया जाता है। मार्शल लॉ के समय सरकार की जो नियम वगैरह वो वहाँ पर निलंबित हो जाता है, निलंबित हो जाता है, साधारण कानून भी खत्म हो जाता है और न्यायालय के काम भी समाप्त कर दिए जाते हैं। जबकि राष्ट्रीय आपातकाल के समय ये तो सरकार के द्वारा ही लगाया जाता है, तो सामान्य कानून वहाँ पर रहता है जारी, और हमारे मूल अधिकार को भी निलंबित किया जाता है इसमें भी, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, और सरकार यहाँ पर तो रहती है। मार्शल लॉ कानून व्यवस्था भंग होने की स्थिति में कुछ इस विशेष क्षेत्र में लगाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल 3 आधार पर लागू किए जा सकते हैं। युद्ध के समय, बाहरी आक्रमण होता है या सशस्त्र विद्रोह होता है, तो इन 3 कंडीशन बेस पर नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है किसी देश में, इंडिया में। लास्ट आर्टिकल है मूल अधिकार से संबंधित भाग 3 का 12 से 35 अनुच्छेद 35। आर्टिकल 35 क्या है? संसद के पास ही पावर है कि वो मूल अधिकार को प्रभावी करने के लिए कुछ कानून एक्ट बनाए। क्या विधानसभा को ये पावर है? नहीं। आर्टिकल 35 संसद को ये पावर करता है, ये शक्ति देता है कि वह मूल अधिकार को प्रभावी इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ कानून बनाए। राज्य विधानमंडल के पास ये पावर नहीं है। संसद फंडामेंटल राइट संबंधित कानून संसद बना सकती है और कोई नहीं, ठीक है। जैसे कि अस्पृश्यता संबंधित कानून बनाया गया, आर्टिकल 17 में क्या है? अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन है, तो उससे संबंधित कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। आर्टिकल 23 में मानव दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बलात्कार श्रम जो होता है, बलात्कार श्रम, जबरन श्रम जिसको बोलते हैं, बिना काम करने वाले के कंसेंट के कम मजदूरी पर काम करवाना बलात्कार श्रम है। तो आर्टिकल 23 से संबंधित कानून कौन बनेगा? इसको इफेक्टिव करने के लिए संसद बनाएगी। चाइल्ड लेबर है जो बाल श्रम, आर्टिकल 24 में, इसको दूर करने के लिए, इसके उन्मूलन से संबंधित कानून कौन बनेगी? पार्लियामेंट बनाएगी, संसद। तो आर्टिकल 33, 34, 35 केवल पार्लियामेंट को पावर दिया गया है, ना कि सिटीजन ऑफ इंडिया को। तो ये था आज का लास्ट वीडियो मूल अधिकार से संबंधित, और आपसे रिक्वेस्ट है आपके फ़ायदेमंद के लिए कि टेलीग्राम से जुड़िए। अल्टीमेट एस्पायरेंट से डेली करंट अफेयर्स मिलेगा आपको, PDF, ऑडियो और MCQ भी।